तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा पार्ट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देख लिया था कि हम प्रशासन पर नियंत्रण की तकनीकें देख रहे थे कि किन किन माध्यम से हम प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जो विधायी नियंत्रण या विधायिका के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। और इसी क्रम में हम आज दो प्रकार से नियंत्रण देखेंगे। एक तो हमारा प्रशासन पर न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण और कार्यपालिका के द्वारा नियंत्रण। तो इन दो नियंत्रणों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वह हमारा पार्ट फर्स्ट था और आज हम पार्ट सेकंड पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात करें, जब प्रशासन पर न्यायालय के द्वारा नियंत्रण किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। ये न्यायालय द्वारा है, ये पर नहीं है। जब प्रशासन पर न्यायालय द्वारा नियंत्रण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक नियंत्रण कहते हैं। अब ये न्यायिक नियंत्रण रखने का उद्देश्य क्या है कि प्रशासनिक कार्य की जो वैधानिकता है उसको सुनिश्चित करना। कि प्रशासनिक जो कार्य किए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, इसको भी तो चेक करने वाला होना चाहिए। तो प्रशासनिक कार्य की वैधानिकता को सुनिश्चित करना, जिससे क्या नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। क्या प्रशासनिक कार्य है तो प्रशासनिक कार्य की वैधानिकता को सुनिश्चित करना, जिससे क्या नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता क्या सुनिश्चित हो सके। इसलिए ये प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करें इसके आधार की, तो इसका आधार क्या? प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कानून के जो शासन है इसके अवधारणा पर आधारित है। मतलब जो कानून का शासन है, ये आपको पता होना चाहिए कि सभी देशों के अंदर क्या कानून का शासन होना अनिवार्य है। तो भारत में भी क्या कानून का शासन होना अनिवार्य है। ये जो अवधारणा है यहाँ से निकल के आया है। अब बात करते हैं कानून के शासन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। कानून के शासन, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के अंदर कानून का शासन है तो आप कैसे मानते हैं कानून का शासन है? तो कानून के शासन के कौन कौन से तत्व हैं? तो कानून के शासन के तत्वों की बात करें, पहली होती है स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति। मतलब ऐसी कोई मनमर्जी की सत्ता नहीं होनी चाहिए, ना किसी अधिकारी की होनी चाहिए ना किसी मंत्री की होनी चाहिए कि इसका मन मर्जी हुआ, जो मन हुआ उसने वो कर लिया। तो स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति होनी चाहिए। फिर कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने चाहे राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति को तो छोड़िए, लेकिन जो हम राष्ट्रपति को देखो तो, लेकिन और भी जो हैं वो क्या कानून के सामने सब समान होंगे। समान जो अपराध है तो समान अपराध के लिए समान सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो कानून के सामने सब समान हो। फिर व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। क्या? व्यक्ति के अधिकारों को ज़्यादा प्रमुखता देना। तो कानून के शासन के तीन तत्व है: स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति, कानून के समक्ष समानता और व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता। तो ये तीन हमारे कानून के शासन के तत्व हैं। फिर बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हम न्यायिक नियंत्रण की बात कर रहे हैं प्रशासन पे, तो न्यायिक नियंत्रण के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो न्यायिक नियंत्रण के क्षेत्रों की बात करें, प्रशासनिक कार्यों में क्या न्यायपालिका किन किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकती है उनकी बात करें तो प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे पहला आता है अधिकार क्षेत्र का अभाव। अधिकारी क्या करते हैं? अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर चले जाते हैं, अर्थात जो उनके अधिकार क्षेत्र है उनकी सीमा से बाहर जाके वो कार्य करने लगते हैं। तब न्यायालय बताती है कि भैया तुम्हें इससे आगे बात नहीं करनी है, इससे बाहर जाके बात नहीं करनी है। इसका मतलब कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो केवल उन्हीं अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रह के कार्य करेंगे। ये कौन बताता है? न्यायपालिका। फिर कानून की त्रुटि। प्रशासक क्या करते हैं? जब वो कानून है और कानून को अपने अनुसार व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, अर्थात वो कानून को तोड़ मरोड़ के कानून की गलत व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो प्रशासक जब कानून की गलत व्याख्या करते हैं तो फिर न्यायपालिका सामने आती है। न्यायपालिका कहती है कि आप जो बता रहे हैं ये व्याख्या कानून की सही नहीं है। कानून की सही व्याख्या करके न्यायपालिका बताती है। फिर तथ्यों का पता लगाने की गलती। तथ्यों की खोज करने में यदि भूल की जाती है, प्रशासक क्या करते हैं? तथ्यों की खोज करने में कोई भूल करते हैं और गलत धारणाओं के आधार पर काम करते हैं, तो न्यायपालिका सामने आती है और उन्हें बताती है कि किन किन तथ्यों के आधार पर कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए और प्रशासक किन किन मामलों में भूल या गलती कर रहे हैं और गलत धारणाओं के आधार पर काम करते हैं। तो न्यायपालिका सामने आती है और उन्हें बताती है। फिर आता सत्ता का दुरुपयोग। प्रशासक क्या करे यदि सत्ता का दुरुपयोग करते हैं? तब की बात करें सत्ता का दुरुपयोग, तो प्रशासक जब बदले की भावना से काम करता है। प्रशासक क्या करता है? जब बदले की भावना से काम करता है और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सत्ता का उपयोग करता है, तो न्यायपालिका सामने आती है और न्यायपालिका सामने आने के बाद
उसे प्रशासक को बताती है कि भैया ऐसा ये कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। तो वही है, प्रशासक जब बदले की भावना से काम करता है और किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो न्यायपालिका उसको रोकने का कार्य करती है। तो प्रक्रिया में त्रुटि, जब प्रशासक क्या है, जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करता है, तो भी जो न्यायपालिका सामने आती है और उसे रोकने का कार्य करती है। और उपयुक्त मामलों से प्रभावित जो नागरिक है, यदि इन मामलों में कोई व्यक्ति प्रशासन है तो उससे परेशान है, तो न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग कर सकता है, कह सकता है कि आप बीच में आइए और मेरी रक्षा कीजिए। अब न्यायालय क्या करता है, न्यायालय दो तरीके से व्यक्ति की रक्षा करता है। रक्षा की तो क्या होता है, प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो एक तो सामान्य विधियां पद्धतियां होती है, एक विशिष्ट पद्धतियां होती है। सामान्य विधियां पद्धतियों की बात करें तो पहली पद्धति आती है न्यायिक पुनरावलोकन। कि जो हमारा केशवानंद केस भारती वाद आया था, तो केशवानंद भारती वाद में ये तय किया गया था 24 अप्रैल 1973 के बाद में ये तय किया गया कि जितने भी विधायक के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, चाहे राज्य विधायक हो चाहे संघ की विधायक हो, उनके द्वारा कानून बनाए जाएंगे, उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो न्यायालय का अधिकार है कि वह, और उन न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार क्या है, मूल ढांचे का अंग है। मतलब कि चाहे राज्य विधायक हो चाहे केंद्र के विधायक हो, वह इस प्रकार का कानून नहीं बना सकते जिसमें ये क्लॉज डाल दिया जाए कि इस कानून को न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बात है, क्यों, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन एक मूल ढांचे का अंग है। न्यायालय के अधिकार की बात करें तो वह प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता और संवैधानिकता की जांच करता है। तो प्रशासनिक कार्य होते हैं तो प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता और संवैधानिकता की जांच करते हैं। यदि जांच में इनका उल्लंघन पाया जाता है, यदि उन्होंने जांच की, जांच में ये पाया गया कि उन्होंने इनका उल्लंघन किया है, तो इन्हें गैरकानूनी या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यदि जांच में इनका उल्लंघन पाया जाता है तो इन्हें क्या, गैरकानूनी या असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। फिर बात करें वैधानिक अपील की। तो वैधानिक अपील की बात करें तो विधायिका के द्वारा जब कानून बनाया जाता है तो उसमें पहले से ये प्रावधान कर दिया जाता है कि विशेष प्रकार के प्रशासनिक कार्य करने पर पीड़ित नागरिक क्या है, न्यायालय में अपील कर सकता है। तो वैधानिक अपील की बात करें तो न्याय विधायिका के द्वारा जब कानून बनाया जाता है, जब भी कानून बनता है तो कानून में एक लाइन लास्ट में ये चीज़ जरूर लिख दी जाती है कि इसमें पहले से प्रावधान कर दिया जाता है क्या, कि विशेष प्रकार के प्रशासनिक कार्य करने पर, मतलब कोई आपके साथ अन्याय होता है, गलत होता है, तो पीड़ित व्यक्ति क्या है या पीड़ित नागरिक न्यायालय में अपील कर सकता है। तो सरकार के विरुद्ध दावे, सरकार के विरुद्ध दावों की बात करें तो संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा क्या, संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए जो कानून है उनके प्रावधानों के अधीन केंद्र और राज्य सरकारों पर दावा किया जा सकता है। क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों पर दावा किया जा सकता है। तो संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के अधीन केंद्र और राज्य सरकारों पर दावा किया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध अनुबंध के मामले में भी दावे किए जा सकते हैं। क्या, केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध जो अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में भी दावे किए जा सकते हैं। कई बार तो क्या है कि जो पार्टी है उसको नुकसान होता है इन दावों की वजह से, तो उनके क्षति होती है, तो क्षति के मामले में भी उनके ऊपर केस किया जा सकता है। क्षति के मामले से में स्थिति थोड़ी अलग होती है, लेकिन केस किया जा सकता है। यदि कर्मचारी के राजकीय कार्य करते समय कोई क्षति होती है, मतलब सरकारी काम करने के कारण क्या है, किसी व्यक्ति का कोई नुकसान होता है, तो दावा नहीं किया जा सकता है। किंतु यदि वह अराजकीय कार्यों के द्वारा क्षति होती है तो सरकार के खिलाफ दावा किया जा सकता है। कि किसी भी सरकारी अधिकारी या प्रशासक वो कोई कार्य कर रहा है, कार्य के दौरान किसी व्यक्ति या नागरिक की क्षति होती है तो वो दावा नहीं किया जा सकता किसी प्रकार का, लेकिन वह अराजकीय कार्य कर रहा है, मतलब सरकारी कार्य नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो दावा किया जा सकता है। तो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी दावे किए जा सकते हैं। कैसे, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध दावों की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन मंत्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं है कि उनके खिलाफ दावे नहीं हो सकते। मंत्रियों के खिलाफ दावे किए जा सकते। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ दावे नहीं हो सकते, बाकी सबके खिलाफ दावे किए जा सकते हैं यदि वो गलत कार्य करते हैं तो। फिर बात करें मंत्रियों के विरुद्ध न्यायालय में आम नागरिक की भांति वाद दायर किया जा सकता है। जैसे हमारे जो आम नागरिक होते हैं उनके खिलाफ जो केस होता है, तो मंत्री के खिलाफ भी वैसे ही केस किया जा सकता है। उनको कोई खास विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। वो जो सत्र चल रहे हैं तब उनके अधिकार अलग होते हैं, लेकिन उनको नॉर्मली कोई अधिकार नहीं होते। इस तरह के अधिकार नहीं होते जैसे राष्ट्रपति और जो हमारे राज्यपाल को मिलते हैं वैसे।
न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध उनके कार्य के संबंध में कोई दावा नहीं किया जा सकता। क्या न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके कार्य के संबंध में कोई दावा नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे न्यायपालिका के जो जज होते हैं, उन्होंने जो किसी भी केस के विरुद्ध कोई भी निर्णय सुनाया है, तो वो निर्णय, उस निर्णय पर चर्चा नहीं की जा सकती और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों किया, तो उन पे नहीं हो सकता, बाकी सब पे हो सकता है। सरकारी अधिकारियों को उनके सरकारी अनुबंध के लिए उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो सरकारी अधिकारी है, उन पर उनके जो सरकारी अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता 299 अनुच्छेद के अनुसार। किंतु अन्य मामलों में नागरिकों की भांति उन पर भी केस चलाया जा सकता है। ये तो हमारी सामान्य विधियां हुई थी जिसमें न्यायपालिका कंट्रोल करती है किस पे, जो हमारे प्रशासन पे, उस पे। लेकिन कुछ विशिष्ट विधियां भी होती है जिनके माध्यम से जो न्यायपालिका है वो प्रशासन पर कंट्रोल करती है। कैसे, तो बात करें विशिष्ट विधियों की बात करें हम, तो एक विधि आती है हमारी हैबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस की बात करें तो लैटिन भाषा का शब्द है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब क्या था, सशरीर रूप में उपस्थित होना। क्या, सशरीर रूप में उपस्थित होना। इस लेख के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को आज्ञा देना है जिसने क्या है, किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है। मतलब एक व्यक्ति जिसने क्या, कई क्या होते हैं कि जैसे उधार ले लिया, या किसी ने किसी से कर्जा ले लिया, अब कर्जा नहीं चुकाया, तो कर्जा नहीं चुकाने के कारण क्या होता है, वो व्यक्ति उसको पकड़ के अपने पास बंद कर लेता है। तो सरकार कहती है, सरकार तो क्या है, न्यायपालिका कहेगी कि सरकार ऐसे व्यक्ति को फिर आगे देगी कि भैया जिसको तुमने पकड़ रखा है उसको क्या, सशरीर हमारे सामने पेश करो। उस व्यक्ति को यह आज्ञा देना है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। तो उसको ये बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस के तहत ये आदेश दिया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, गैर कानूनी रूप से यदि किसी को बंदी बनाया गया है तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कराना इसका उद्देश्य होता है। क्या, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्र कराना होता है। इसके माध्यम से बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तथा बंदी बनाए जाने की वैधता की जांच की जाती है कि बंदी बनाया गया है तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से बंदी बनाया गया है, तो उसकी वैधता की जांच की जाती है। इस लेख का प्रमुख उद्देश्य, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसका प्रमुख उद्देश्य गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने की जो परंपरा है उस पर रोक लगाना है। क्या, गैर कानूनी रूप से यदि कोई बंदी बनाता है, ये जो परंपरा है इस पर रोक लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा आता है हमारा मैंडेमस या फिर हमारा जो परमादेश है वो। मैंडेमस या परमादेश की बात करें, इस लेख का शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना। मैंडेमस या परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, आज्ञा देना। यह एक ऐसा लेख है होता है जो सरकारी अधिकारियों के लिए प्रसारित किया जाता है। क्या होता है, सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके लिए प्रसारित किया जाता है। इसके द्वारा उस अधिकारी को यह आज्ञा दी जाती है कि वे उन कर्तव्यों का पालन करें। क्या, इसके द्वारा उन अधिकारियों को यह आज्ञा दी जाती है कि वे उन कर्तव्यों का पालन करें जिनको उन्होंने अब तक बुला दिया है। मतलब जिस कार्य को करने के लिए अधिकारी को चुना गया है, उनको उस पद पे लगाया गया है, तो वह उस कार्य को नहीं कर रहा है और उसके अलावा सारे कार्य कर रहा है, तो इस तरह भ्रष्टाचार करना कहते हैं इसी को। तो जिनको क्या उसने अब तक बुला दिया तो उनको कहेंगे कि भैया ये वाला काम तेरा करने का था और तुझे काम करना। यह लेख क्या, न्यायालय के द्वारा स्वेच्छा से प्रसारित किया जाता है। यह लेख क्या, न्यायालय के द्वारा स्वेच्छा से प्रसारित किया जाता है कि न्यायालय को कहे जब नहीं, न्यायालय अपनी इच्छा से भी इस तरह के आदेश दे सकता है। इस लेख के द्वारा न्यायालय सरकारी अधिकारी को किसी न किसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस लेख के द्वारा क्या है, न्यायालय सरकारी अधिकारी को किसी न किसी प्रकार से कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। फिर तीसरा आता हमारा प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं। प्रतिषेध जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन भी कहते हैं। तो यह लेख क्या है, उच्च स्तरीय न्यायालय के द्वारा, मतलब सीनियर न्यायालय होता है, ऊंचा ऊपर का न्यायालय, अपर न्यायालय, उसके द्वारा नीचे के न्यायालय को दिया जाता है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकता है, हाई कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट को दे सकता है, अधीनस्थ कोर्ट जिला कोर्ट को दे सकता है। तो उच्च कोर्ट मतलब ऊपर का कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को आदेश देता है। क्या, जिसका उद्देश्य नीचे के न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकना है जो उसके कानूनी रूप से मिला हुआ नहीं है। मतलब कोई ऐसा नीचे वाला कोर्ट जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर रहा है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करना मतलब ऐसे कार्य करने से रोकना है जो उसे कानूनी रूप से मिला हुआ ही नहीं है, तो ऐसे कार्य करने से उसको रोकना है। तो निषेध आज्ञा को केवल सरकारी अधिकारी के विरुद्ध ही प्रसारित किया जा सकता है।
क्या निषेधाज्ञा है, तो निषेधाज्ञा को केवल सरकारी अधिकारी होते हैं। ये आपको पता होगा, जो हमारे कोर्ट होते हैं तो कोर्टों में भी अधिकारी होते हैं, जैसे हमारे आरजेएस होते हैं या हमारे जो रजिस्ट्रार होते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ लाया जाता है। यह लेख क्या, उच्च न्यायालय द्वारा छोटी अदालतों को उस समय जारी किया जाता है जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना आप, यह लेख क्या, उच्च न्यायालय के द्वारा छोटी अदालतों को उस समय जारी किया जाता है कब, जब वो ना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करते हैं। यह लेख क्या, अधीनस्थ न्यायालय को विवादपूर्ण स्थितियों पर विचार करने से रोकता है। क्या, कोई ऐसे मामले जिन पे क्या है कोई कार्य नहीं करना, तो उन मामलों पे वो कार्य करने लगती है, तो उन मामलों पे कार्य करने से रोकने के लिए इस तरह के आदेश दिए जाते हैं, मैंडेमस, प्रतिषेध की आज्ञा दी जाती है। फिर आता हमारा सरसरी। सरसरी मतलब उत्प्रेषण लेख, तो आप इसको सर्टियोरी नहीं मानेंगे, सरसरी कहेंगे। मतलब सरसरी मतलब जो हमारा उत्प्रेषण लेख है उसको सरसरी कहेंगे। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सरसरी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या निश्चित होना। क्या, प्रमाणित होना या निश्चित होना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये एक ऐसा लेख है जो किसी उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न अभिलेख न्यायालय या अन्य न्याय कार्य करने वाले जो अभिकरण होते हैं उनके अधिकारियों को प्रसारित किया जाता है। तो ये लेख है, ये क्या है, उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न जो अभिलेख न्यायालय होता है कि निम्न अभिलेख न्यायालय या अन्य न्याय कार्य करने वाले जो अभिकरण होते हैं या उनके जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ प्रसारित किया जाता है। उत्प्रेषण लेख द्वारा बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय से सभी प्रकार के रिकॉर्ड इस बात की जांच पड़ताल के लिए मंगवा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य तो नहीं कर रहा। तो इसमें क्या किया जाता है, जो उच्च न्यायालय बड़ा न्यायालय होता है वो क्या करता है, छोटे न्यायालय से सभी प्रकार के रिकॉर्ड मांग सकता है। अब आप सोचेंगे क्यों मंगवाएगा, वो इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए मंगवा सकता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय, जो उसका नीचे का न्यायालय है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम तो नहीं कर रहा। कई बार आपने टीवी में भी देखा होगा कि अधिकारी, बड़े अधिकारी कहते हैं कि ये वाली फाइल लेके आओ, बोलते क्यों, क्योंकि देखना है कि आप इसमें काम क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो अपने सीनियर कर सकते हैं। इस लेख को प्राय न्यायिक कार्य के विरुद्ध इस लेख को क्या प्राय न्यायिक कार्य के विरुद्ध ही प्रसारित किया जा सकता है। ये जो काम है, ये काम क्या है, न्यायिक कार्य के विरुद्ध ही प्रसारित किया जा सकता है। इस आधार पर छोटी अदालतों का निर्णय रुक जाता है अथवा खंडित हो जाता है। इस आधार पर क्या होता है, छोटी अदालतों का निर्णय रुक जाता है अथवा वो खंडित भी हो सकता है। फिर आता पांचवी विधि आती है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। क्यो वारंटो की बात करें तो अधिकार परीक्षा लेख द्वारा कोई व्यक्ति यदि कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। जो यदि मतलब कोई अधिकारी है, कोई आदमी है जो गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है, जैसे हाल ही में हमने देखा कि एक वो ऐसा ही महिला है, तो उसकी खबर काफ़ी चली थी, जो अपने भ्रष्टाचार करके उसने उस पद का धारण किया था। सरकार पूछ सकती है, सरकार तो क्या पूछेगी, न्यायपालिका पूछ सकती है कि उसके पास ऐसा क्या अधिकार था, क्या कारण था कि वह इस पद पे आई है। अधिकार परीक्षा लेख द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का धारण करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। किसी भी कार्य की वैधानिकता नहीं, वैधानिकता, ये आ गा अलग हो गए, तो किसी भी कार्य की वैधानिकता की जांच के लिए इस प्रकार की का लेख विशेष परिस्थितियों में प्रसारित किया जा सकता है। इस प्रकार का लेख क्या है, हमारी विशेष परिस्थितियों में प्रसारित किया जा सकता है। जिसके संबंध में लेख जारी किया जाता है वह सरकारी होना चाहिए, लेकिन गैर सरकारी पे काम नहीं करता। किसी व्यक्तिगत या गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनके खिलाफ इस प्रकार का वाद नहीं लाया जा सकता। तो इस तरह हमने जो न्यायिक नियंत्रण है उसके बारे में देखा। अब न्यायिक नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं, तो उन सीमाओं की बात करें। न्यायिक नियंत्रण की कुछ सीमाएं, जैसे न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक पीड़ित व्यक्ति न्यायालय नहीं जाता। सबसे बड़ी पंगा यही है, यदि जिसको समस्या है उसी को कोर्ट जाना पड़ेगा, न्याय मांगना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट नहीं जाता तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में नहीं जाता। फिर दूसरी बात यह शव परीक्षण, मतलब नुकसान होने के बाद हस्तक्षेप जैसी बात होती है। या यह शव परीक्षण अर्थात नुकसान होने के बाद जो हस्तक्षेप करना होता है वह एक तरह का शव परीक्षण करना जैसा ही है। प्रशासन के सारे कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं आते हैं। क्या प्रशासन के सारे कार्य क्या होते हैं, न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं आते। कुछ मामले संसद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर कर देती है। क्या बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, संसद कहती है
कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि कोई सांसद है, उसके निर्योग्यता का प्रश्न है, तो निर्योग्यता का प्रश्न न्यायपालिका के द्वारा नहीं, संसद जो अध्यक्ष है उसके द्वारा ही किया जाता है। तो वही चीज़ होती है कि प्रशासन के सारे कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं आते, कुछ मामले संसद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर देती है। कुछ विशुद्ध प्रशासनिक मामलों में न्यायालय अपनी ओर से हस्तक्षेप करने से भी मना कर देता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्रशासनिक मामले होते हैं और प्रशासनिक मामलों में न्यायपालिका साफ कहती है कि इन मामलों में हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते, भैया तुम्हारा देख लो। तो कुछ विशुद्ध प्रशासनिक मामले होते हैं, उन मामलों में न्यायालय अपनी ओर से ही हस्तक्षेप करने से मना कर देता है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, बोझिल होती है और खर्चीली होती है। क्या न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है, बोझिल है, खर्चीली है, तो कोई भी इस प्रक्रिया को काम में लेने से बचता है। न्यायाधीश क्या होते हैं, विधि विशेषज्ञ नहीं होते हैं। क्या विधि विशेषज्ञ होते हैं? न्यायाधीश क्या होते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हैं। प्रशासनिक तकनीकों के बारे में उनके पास कुछ खास समझ, तो प्रशासन में जो प्रशासनिक तकनीकें होती हैं उनके बारे में उनके पास खास समझ नहीं होती है, इसलिए कई बार वो निर्णय नहीं कर पाते। कल्याणकारी राज्य होने के कारण प्रशासनिक गतिविधियों का दायरा व्यापक हुआ है। क्या कल्याणकारी राज्य होने के कारण प्रशासनिक गतिविधियों का दायरा व्यापक हुआ है, अतः प्रत्येक प्रशासनिक गतिविधि की समीक्षा करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि न्यायालय के पास इतनी समझ नहीं है कि वो प्रत्येक जो गतिविधि है, प्रशासनिक गतिविधि, उसकी समीक्षा कर पाए। इस तरह हमने न्यायिक नियंत्रण देखा। अब देखेंगे हम प्रशासन पर कार्यपालिका के द्वारा होने वाला नियंत्रण, कि कार्यपालिका किस तरह से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। तो प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण की बात करें, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण से मतलब है कि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा नौकरशाही और लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करना। जो राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब होता है, मंत्री महोदय की बात करें कि मंत्री अपने विभाग पर किस प्रकार कंट्रोल रखता है, उसकी बात कर रहे हैं। भारत में कार्यपालिका नियंत्रण मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, मंत्रियों के द्वारा किया जाता है कार्यपालिका नियंत्रण। तो प्रशासन है, तो प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं? प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण के साधनों की बात करें तो पहला साधन आता है हमारा राजनीतिक निर्देश या नीति निर्माण करना, मतलब पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन या पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए, संसदीय लोकतंत्र हमारे देश का, तो इस लोकतंत्र में नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका के पास लोक सेवकों के निर्देशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समन्वय और नियंत्रण, इनकी शक्तियाँ होती है। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, नीतियों का यदि सफल क्रियान्वयन करना है तो सफल कार्यान्वयन के लिए कार्यपालिका के पास लोक सेवकों के निर्देशन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, समन्वय और नियंत्रण की शक्ति होती है। विभागीय अधिकारी प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप में मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या होता है, विभागीय अधिकारी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या और पूर्ण रूप में मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर बात करें हमारे बजट प्रणाली द्वारा नियंत्रण। बजट प्रणाली द्वारा नियंत्रण की बात करें तो बजट प्रणाली के द्वारा किस तरह से नियंत्रण किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय प्रशासन पर विभिन्न विधियों से, वित्त मंत्रालय क्या करता है, प्रशासन पर विभिन्न विधियों से वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है। विभागों, मंत्रालयों की नीतियों और कार्यक्रमों के सिद्धांतों के रूप में अनुमोदन द्वारा। पहला तरीका होता है हमारा, वित्त मंत्रालय प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। पहला तरीका हमारे विभागों और मंत्रालय की जो नीतियाँ होती है, कार्यक्रम के सिद्धांत होते हैं, उनके अनुमोदन के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। दूसरा, बजट अनुमानों के प्रावधानों की स्वीकृति द्वारा। क्या, बजट अनुमानों के प्रावधानों की स्वीकृति होती है, वो यदि मंत्री नहीं देगा तो एक तरह से स्वीकृति नहीं मिलेगी, तो एक तरह से कंट्रोल हो ही गया। प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन व्ययों की स्वीकृति द्वारा। क्या, प्रत्यायोजित शक्ति की अधीन व्ययों की स्वीकृति के द्वारा भी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। वित्तीय सलाह के द्वारा, अनुदानों के पुनर्विनियोग के द्वारा। क्या, अनुदानों के पुनर्विनियोग के द्वारा भी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। फिर आंतरिक अंकेक्षण मतलब इंटरनल ऑडिट के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। व्यय करने वाले जो प्राधिकारी होते हैं, व्यय करने वाले प्राधिकारियों के लिए वित्तीय संहिता का निर्माण करके भी ये कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा तरीका आता है हमारा नियुक्ति और निष्कासन के द्वारा नियंत्रण। या नियुक्ति और निष्कासन के द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, इसकी बात करें तो कार्यपालिका के द्वारा, क्या, कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका होता है। क्या, कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है ये। कार्यपालिका के नियंत्रण के इस साधन में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जो हमारा जो DOPT विभाग है, तो DOPT विभाग, वित्त विभाग और संघ लोक सेवा आयोग मतलब जो हमारी UPSC है,
ये सहायता करते हैं। कार्यपालिका के नियंत्रण में जो हमारे नियुक्ति और निष्कासन जो तरीका है, इसमें हमारे कौन कौन काम करते हैं, हमारे DOPT जो हमारा फाइनेंस विभाग, जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है UPSC, ये कार्य करते हैं। फिर आता है हमारा प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान की बात करें तो व्यवस्थापिका के कार्य में वृद्धि होने से, क्या व्यवस्थापिका जो हमारे या फिर हमारे जो विधायिका है, इनके कार्यों में वृद्धि हो रही है, और इनके कार्यों में वृद्धि होने की वजह से साथ ही साथ समय अभाव है, उनके पास इतना समय भी नहीं है, और तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण कि हमारे व्यवस्थापिका के जो मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों के पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। और उन दिक्कतों में क्या है, पहली दिक्कत है व्यवस्थापिका के कार्य में वृद्धि हो रही है, दूसरे पास समय अभाव, उनके पास समय की कमी है, तीसरा तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण उनके पास तकनीकी ज्ञान का कमी भी है। तो अभाव के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा नीति का एक मोटा प्रारूप तैयार करके उससे संबंधित विधि निर्माण का अधिकार कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। क्या एक मोटा मोटा नीति का निर्माण किया जाता है, और उससे संबंधित जो विधि निर्माण है, कानून निर्माण का अधिकार है, कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। प्रत्यायोजित विधान भी क्या प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान भी क्या होता है, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। फिर हम बात करेंगे अध्यादेशों के द्वारा नियंत्रण। क्या अध्यादेश किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं हमारे प्रशासन पर। अध्यादेशों के द्वारा नियंत्रण की बात करें तो व्यवस्थापिका का अधिवेशन नहीं चलने के दौरान, मतलब जब हमारा विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसका अधिवेशन नहीं चल रहा हो और तब किसी भी कानून की जरूरत पड़ती है तो हमारे अध्यादेश आते हैं। तो हमारे व्यवस्थापिका का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो उस दौरान आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, अध्यादेश का निर्माण किया जाता है। अध्यादेश क्या कानूनों की शक्ति समान, अध्यादेश क्या है, कानूनों की भांति शक्ति संपन्न होता है। मतलब अध्यादेशों में उतनी ही शक्ति होती है जितने हमारे नॉर्मल कानून होते हैं उनके अंदर जितनी शक्ति होती है, सेम उतनी शक्ति होती है। और ये भी हमारे क्या प्रशासन के कार्य को नियंत्रित करते हैं। ये भी हमारे क्या है, प्रशासन के जो कार्य होते हैं इनको नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। फिर लोक सेवा आचार संहिता के द्वारा, क्या लोक सेवा आचार संहिता के द्वारा की बात करें तो कार्यपालिका के द्वारा लोक सेवा संहिता का निर्धारण किया जाता है। क्या होता है, कार्यपालिका के द्वारा लोक सेवा संहिता का निर्धारण किया जाता है, जिसका कार्यालयीय शक्तियों के प्रयोग के दौरान सभी प्रशासकों को पालन करना अनिवार्य होता है। जिसका क्या होता है कि कार्यालयीय शक्तियों के प्रयोग के दौरान सभी प्रशासकों को पालन करना अनिवार्य होता है। इस आचरण नियमों में प्रशासक के द्वारा उनकी शक्तियों का दुरुपयोग रोकने में भी सहायता मिलती है। ये जो आचरण नियम है, तो आचरण नियमों से प्रशासक है उनके द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग रोकने में सहायता मिलती है। अरे आचरण नियमावली की बात करें, एक हमारी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, एक हमारा सिविल सेवा और केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियम 1955, और एक रेलवे वाली है। तो रेलवे वाली कौन सी, रेलवे सेवाएं आचरण नियम 1956। तो आप इसे याद रखेंगे कौन कौन से। एक तो हमारा अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, मतलब सिविल सर्वेंट के लिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए 1955 की, सिविल सेवकों के लिए 1954 की, और जो रेलवे है तो रेलवे के लिए हमारे 1956 की। तीनों आचरण नियमावलियाँ हैं जो शासक कार्य करती है। फिर बात करें प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की समस्याएं क्या क्या है। कि प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की समस्याएं की बात करें तो मंत्रियों का चयन राजनीतिक और जातिवाद और क्षेत्रीयता के आधार पर होता है, न कि उनकी योग्यता के आधार पर। जो भी हमारे मंत्री होते हैं तो मंत्रियों का चयन क्या है, राजनीतिक, जातिवाद और क्षेत्रीयता के आधार पर किया जाता है, न कि उनकी योग्यता के आधार पर। मंत्री क्या प्रशासन के कार्यकलापों से अनभिज्ञ होते हैं। प्रशासन में कौन कौन से कार्य होते हैं, किस किस तरह से कार्य किए जाते हैं, तो मंत्री क्या होते हैं, इन कार्यकलापों से अनभिज्ञ होते हैं। मंत्री अपना अधिकांश समय राजनीतिक गतिविधियों में ही व्यक्त करते हैं। क्या मंत्री क्या करते हैं, अपना अधिकांश समय राजनीतिक गतिविधियों में ही व्यतीत करते हैं, इसलिए उनको प्रशासन पर नियंत्रण करने की न तो टाइम मिलता है, न ही उनका कोई खास मन होता है। बात करें संसदीय लोकतंत्र में सरकार की, या संसदीय लोकतंत्र में सरकार की अस्थायी प्रकृति होती है। मतलब कि सरकार आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। तो मंत्रियों के विभागों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो मंत्री को खास इंटरेस्ट नहीं लेते कि प्रशासन में क्या चल रहा है, क्योंकि हो सकता है आज एक मंत्री गृह मंत्री और कल पता चले वो स्वास्थ्य मंत्री और कल परसों चले रक्षा मंत्री है। तो विभागों के बारे में उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता। मंत्री के अपने विभागीय कार्य के लिए प्रशासकों पर निर्भर रहते हैं। क्यों, क्योंकि अपने कार्य करने के लिए वो खुद प्रशासकों से पूछते रहते हैं, तो प्रशासकों पे क्या कंट्रोल करेंगे।
फिर बात करें प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए या प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल के निर्माण में योग्य, प्रतिभाशाली, लोकप्रिय और जो विशेषज्ञ नेता है उनको स्थान दिया जाए तो प्रशासन पर कार्यपालिका का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। क्या संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिमंडल के निर्माण में योग्य, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय और विशेषज्ञ नेताओं को स्थान दिया जाए तो क्या होता है, प्रशासन पर कार्यपालिका का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। मंत्रियों का जब चयन हो तो मंत्रियों के चयन का आधार योग्यता और अनुभव होना चाहिए। क्या, जब मंत्रियों का चयन किया जाए तो मंत्रियों के चयन का आधार योग्यता और अनुभव होना चाहिए। मंत्रियों को विभाग कार्य सौंपे जाने से पहले, जब भी मंत्रियों को कोई विभाग या कार्य सौंपा जाए तो उससे पहले और बाद में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब उस विभाग को देने से पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए उस विभाग से संबंध में, ताकि उनको पता चले, उनको विभागीय विषयों के बारे में विशेषज्ञता हासिल हो सके कि उस विभाग में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, किस किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में उसे पता चल सके। मंत्रियों को अपना अधिकांश समय विभागीय कार्य जैसे नीति निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, इनको समझने में खर्च करना चाहिए। लेकिन मंत्री क्या करते हैं, रैलियों में रैलियां करते रहते हैं। तो मंत्रियों को क्या, अपना अधिकांश समय विभागीय कार्य जैसे हमारा नीति निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना, इनको समझने में ही खर्च कर दिया जाता है। मंत्रियों को अपने संसदीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए पद ग्रहण के पश्चात, जब भी उनको पद मिलता है तो पद ग्रहण के पश्चात विभागों के कार्यों की एक कार्यसूची मतलब एजेंडा निर्मित किया जाना चाहिए। क्या है, हमारे मंत्रियों को अपने संसदीय उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए पद ग्रहण के पश्चात, जब भी उनको मंत्री का पद दिया जाता है तो उसके पश्चात विभागों की कार्य की एक एजेंडा सूची या कार्यसूची बना लेनी चाहिए और सभी अधिकारियों के कार्यों की जवाबदेहिता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि ये कार्य के लिए ये व्यक्ति जवाबदेह होगा और उसके लिए वो जवाबदेह होगा। इस तरह जवाबदेहिता उनकी तय कर देनी चाहिए। तो इस तरह हमने पार्ट 2 देखा, जिसके अंतर्गत हम क्या देख रहे थे, प्रशासन पर नियंत्रण देख रहे थे। 2 पार्ट में हमने देखा। पहले पार्ट में हमने विधायिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण देखा, जो दूसरा पार्ट था आज वाला, जिसमें हम न्यायपालिका के द्वारा, साथ ही साथ हमारे कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो 2 पार्ट में हमने इसको देखा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।